हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पूरा कवर किया था। आज इस वीडियो में हम जुडिशियल रिव्यू और आगे के जो भी जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक है वो सब कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जुडिशियल रिव्यू। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन यूएसए। तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएसए से अडॉप्ट किया है। ओके, the Supreme Court has declared the power of judicial review as a basic feature of the Constitution. तो अगर पूछे कि बेसिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो ये भी है। ओके, और एन एलिमेंट ऑफ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट एंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है कि हमारी जो जुडिशरी है, जैसे कि जो हुई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के पास पावर है कि हमारे जो दो ऑर्गन हैं बाकी के कौन से बचे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनके जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स हो या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, इन दोनों को एग्जामिन करने की पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास। दोनों, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो यूनियन लेवल पे। ओके, ऐसा नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट हमारे यूनियन को नहीं जुडिशियल रिव्यू कर सकती, ये गलत होगा। ओके, हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो यूनियन के लॉज को भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों जुडिशियल रिव्यू की हमें जरूरत थी? टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जैसे जानते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको अपहोल्ड करने के लिए हमें जुडिशियल रिव्यू की जरूरत पड़ी। देन टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम, फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या मतलब हुआ इसका कि जो सेंटर और स्टेट है उसके पास जो पावर डिवाइड हुई है वो उसको इक्वली डिवाइड, इक्वली नहीं बोल सकते कि इक्वली डिवाइड हो, और जो भी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा हुआ है वैसे डिवाइड हो, या फिर ऐसा ना हो कि पावर यूनियन बीइंग द मोस्ट सुपीरियर वन वो फेडरल को या फिर प्रोविंस स्टेट्स को दबाने की कोशिश करे। थर्ड इज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है। तो अगर आपसे पूछे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव कर सके बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। प्लस उसकी नीड क्यों लगी? क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फेडरल इक्विलिब्रियम को बचाने के लिए एंड फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए लोगों के। Though the phrase judicial review has nowhere been mentioned in the constitution, और ये पूछा चुका है प्रीलिम्स में कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, इज इट मेंशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन नहीं है। Confer the power of the judicial Supreme Court and High Court. Three provisions are explained below. Article 30, Article 32 and Article 226. ये हमारे को बताते हैं कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, so Article 13 declares that all laws that are inconsistent or in derogation to the fundamental rights shall be null and void. तो जो भी laws हैं जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ये आर्टिकल 13 में बोला गया है। इसे बोल सकते हैं कि आर्टिकल 13 हमारा जुडिशियल रिव्यू को प्रमोट करता है। सिमिलरली आर्टिकल 32 that guarantees the right to move to Supreme Court for the enforcement of the fundamental rights. So कि अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अब्रीज होता है तो उनके पास पावर है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए या फिर उसको उसके अगेंस्ट केस करवाने के लिए। और सेम विद दी हाई कोर्ट ऑल्सो, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये है जुडिशरी की पावर सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। अब आर्टिकल 226 में क्या दिया है कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर उनका कोई राइट, फंडामेंटल राइट वो हो तो। empowers the high court to issue direction for order of writs for the enforcement of fundamental rights for any of the purpose। तो ये डेट इशू हो सकता है डायरेक्टली अगर उनका किसी का भी फंडामेंटल राइट को भी अब्रोगेट हुआ है तो। ओके, आर्टिकल 372 deals with the constituents of the force of the pre-constitutional law. Article 13, 13, 132, 134, 136, 143, 227, 245, 246 एक्सेट्रा, ये सब भी हमारा जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है।
The scope of judicial review in India is narrower than that exists in the US. तो हमारा इंडिया का जो judicial review का scope है वो narrower है compared to जो USA में present है. Though the American Constitution does not explicitly mention the concept of judicial review in any of its provisions, this is because the American Constitution provided for due process of law. क्योंकि वहाँ पे क्या है? Due process of law. Against that procedure established by law जो हमारे इंडिया में फॉलो होता है. अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है वो बताती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया में है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये क्या मतलब हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकती है. ये बात होती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. मतलब जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश है लॉ से वो सुप्रीम हुए. हमारे इंडिया में जो माना जाता है कि जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने आप से कुछ इंटरप्रिटेट करके उसको ले सके. जबकि अमेरिका में क्या माना जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि लॉ के रीजन क्या है क्यों वो लगा है. ओके तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा जाता है वहां पे देखा जाता है कि अगर ये प्रोसेस जो है वो मे बी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो एस्टैब्लिश है उसके अकॉर्डिंग ना हो बट हो सकता है कि उसका इंटेंशन सही हो या फिर उसका जो लास्ट में फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो सही हो उसको देखा जाता है. तो ये वही वाली बात हो गई जो गांधी जी हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं एंड वर्सेस मीन्स वाली वही बात हो गई कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब हुआ कि इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या दिख रहा है कि मीन्स सही है. पता नहीं एंड उसके बाद सही हो ना हो पर मीन्स सही होना चाहिए कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश है लॉ में वही फॉलो होना चाहिए. जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमेशा क्या देखता है कि एंड देखता है कि ओके एंड ओके सही है पर इसका मतलब ये नहीं कि मीन्स कुछ भी आप यूज करो और लास्ट में देखा जाए. इसका मतलब बस ये होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कि आपने जो लॉ बोलना चाहता है जो प्रोविजन शायद नहीं भी लिखे हैं बट उसका इंटेंशन वो है उसके बारे में बात करता है. ओके Next is the judicial review of the ninth schedule. So Article 31B says the acts and regulation included in the ninth schedule for being challenged and invalidated on the ground of contravention to the fundamental rights. आर्टिकल 31B जब 9 शेड्यूल है वो हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड की गई थी. ओके तो ये क्या हुआ था जब हमारा जो आप देखे होंगे फेमस केसेस हैं जो लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड है या राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी केसेस हैं उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया था 9 शेड्यूल इंसर्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में ये शेड्यूल में जिसका ये था कि अगर जो भी प्रोविजन उन्होंने 9 शेड्यूल में डाला है वो आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू है. मतलब 9 शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट डाल देंगे वो लोग उस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं ले सकती कि वो राइट है रॉन्ग है क्या है. वो प्रोविजन डाला गया था 9th शेड्यूल में. So आर्टिकल 31B along with the 9th schedule was added by the first constitutional amendment of 1951. Significant judgment delivered by I.R. Coelho in 2007, the Supreme Court ruled that there could not be any blanket immunity of judicial review of laws included in the 9th schedule. मतलब कि IR अब इन्होंने तो ऐसा कर दिया बट 2007 में IRC कोहिलो केस में क्या हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी सब्जेक्ट 9 शेड्यूल में है उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. बल्कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. इसलिए ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया कि 9 शेड्यूल ऐसा कुछ नहीं होगा कि 9 शेड्यूल वाली चीजों को वो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. अब सब चीजों पे जुडिशियल रिव्यू होगा. किसी भी चीज पे हम ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते. ओके The court held that the judicial review is a basic feature of the Constitution and it cannot be taken away by putting a law under the 9th schedule. तो ये और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. ओके ये ध्यान रखें कि 9th शेड्यूल तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऐसा जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. बेसिक फीचर वाला आपको अगर पूछा जाए कि बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला प्रोविजन कौन से जजमेंट से आया था तो वो आया था केशव नंदा भारती केस इन 1973. इससे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आया था जिसके अकॉर्डिंग कि उन्होंने ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं बोल दिया था कि ये प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर में है बल्कि उन्होंने बोला था कि बाय विद द टाइम हम लोग इवोल्यूशन होता रहेगा कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है वो विद द जजमेंट सबको पता चलेगी. तो सिमिलरली 2007 में आईआरसी कोहेलो केस में हमें पता चला कि जुडिशियल रिव्यू भी है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी वजह से 9th शेड्यूल वाला जो भी प्रोविजन है वो नहीं हो सकता. ओके it said that the law placed under the 9th schedule after 20 of
24th April 1973 are open to challenge in the court if they are violated by the fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19, 21 और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी प्रोविजन जो 24 अप्रैल 1973, अब ये डेट क्यों ली गई? ये डेट इसलिए ली गई क्योंकि 24 अप्रैल 1973 में ही केशव नंदा भारती केस हुआ था। इसके बाद की डेट ली है क्योंकि उस दिन से हमने देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन हमारा जो वो एनफोर्स नहीं आया था। तो उसमें बोला गया कि अब से जो भी केसेस होंगे उसके उस डेट के बाद से जो हमारे आर्टिकल 14, 15, 19, 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं वो सबको हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। It was on April 24, 1973 that the Supreme Court first propounded the doctrine of basic structure or the basic features and in its landmark verdict in the Keshav Nanda Bharti case. Okay, with this we have completed the judicial review. इसमें बहुत शॉर्ट में ही था, चीजें ज्यादा थी नहीं। अब हम जाते हैं आगे जुडिशियल एक्टिविज्म पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, so let's start. Judicial activism. The concept of judicial activism originated and developed in USA. Similarly, the way the judicial review was also developed and adopted from the USA Constitution. Okay. In India, the doctrine of judicial activism was introduced in mid 1970s under the Justice V.R. Krishna Iyer and P.N. Bhagwati, Justice O. Chinnappa Reddy and Justice D.A. Desai. Okay, sorry. तो ये सब लोगों की वजह से, हमारे जस्टिस इन सब की वजह से हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म आया था। मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन इन प्रोक्लेमेशन ऑफ जस्टिस। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है कि जुडिशरी प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई केस जब वहां पे होगा तभी जुडिशरी रोल प्ले करेगी, बल्कि जुडिशरी जब भी देखेगी कि लोगों के राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं या फिर उनके पास उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी अपने आप से प्रोएक्टिव मतलब खुद से स्टेप्स लेगी सो दैट हम वो लोग प्रमोशन ऑफ जस्टिस कर सके इन दी सोसाइटी। इन अदर वर्ड इट सिंपली it implies that the assertive role played by the judiciary to force the two organs of the government, that is legislature and executive, to discharge their constitutional duty. The concept of judicial activism is closely related to the concept of PIL. तो जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है पीआईएल से। पीआईएल क्या होता है? पीआईएल क्या होता है मैं बताती हूँ। पीआईएल हमारे जस्टिस पीएन भागवती ने लाया था, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि पहले ऐसा था कि जो सिटीजन या फिर जो भी इंडिविजुअल के केस हुआ है वही जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता था। जो एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब कोई और उसके बिहाफ में केस नहीं कर सकता था। जिसके ऊपर इनजस्टिस हुआ है या फिर जिसके साथ भी गलत हुआ है वो ही केस कर सकता था। बट पीएन भागवती ने पीआईएल के इंट्रोडक्शन के साथ क्या किया कि अब जो भी पर्सन है वो अनदर सिटीजन भी है वो भी केस फाइल कर सकता है। जैसे कि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि बहुत गरीब लोग होते हैं, वो लोग उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि कैसे हम केस करेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे केस फाइल करते हैं। इसलिए तो अब अगर कोई और देखे कि हाँ ये सब बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और वो इंसान भी इंडिविजुअल भी जाके कोर्ट में केस कर सकता है, तो ये पीआईएल के थ्रू लाया गया था। यहाँ पे ये एक था कि लोकस स्टैंडाई वाला प्रोविजन। लोकस स्टैंडाई क्या होता है कि वही सिटीजन फाइल करेगा केस जिसके साथ वो हुआ है, अब उसको हटा दिया गया था। ओके। मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेन। अब जुडिशियल रिस्ट्रेन क्या होता है? विद एनहांसमेंट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बात होने लगी कि जुडिशरी तो बहुत ज्यादा ही अपना रोल प्ले कर रही है, ये तो खुद को ही ज्यादा सुप्रीम करने लगी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए, बट अब तो जुडिशरी सुप्रीम बनती जा रही है, इसलिए जुडिशियल रिस्ट्रेन की भी बात होने लगी। Judicial activism or restraints are the two alternatives of judicial philosophies of the US. तो judicial activism और judicial restraint जो होता है वो दो opposite poles हैं suppose, और ये भी यूएसए में देखा जाता है। Those who subscribe to judicial restraint contends the role of the judge should be explicitly limited. Their job is merely to say what is the law is and leaving the business of law making where it belongs to. मतलब क्या है कि लोग जुडिशियल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि जुडिशरी का काम है कि जो लॉज हैं उसको इंटरप्रिटेट करना, ये नहीं कि लॉ बनाना। ओके। जो लॉ मेकिंग की पावर है वो तो हमने लेजिस्लेचर को दिया और इसीलिए तो ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर है कि हर बॉडी के पास अपना अपना फंक्शन है। बट ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे ये थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल
एक्टिविज्म के साथ साथ लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी आ गए थे, उन्होंने लॉ भी बनाने लगा। जैसे सपोज हम लोग देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया, ये सब हो गए, ये सब जुडिशरी ने इनैक्ट किए हुए लॉज हैं, जो कि लॉ को बनाने का काम किसका था, लेजिस्लेचर का। ओके, तो यही बात हुई है। फिर पीआईएल के बारे में ये है कि वी आर कृष्ण अय्यर और पीएन भागवती आर द पायोनियर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल, जैसे मैंने आपको बताया। पीआईएल इज आल्सो नोन एज सोशल action litigation, social interest litigation, and class action litigation. In 1998, the Supreme Court formulated a guideline to be followed for entertaining letters or petitions by its PLI. The guidelines are modified in 1993 and 2000. तो यहाँ पे PIL and judicial activism हमने cover कर लिया। Now moving on with the tribunals. Tribunals का भी बहुत छोटा सा part है, वो भी हम cover कर लेते हैं। The original constitution does not have provision with respect to tribunals. The tribunals were added with the 42nd Amendment of 1976 as a new part in Part 14A of the Constitution. तो जो tribunals की बात करते हैं हम जब, तो tribunals ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये विद द 42nd अमेंडमेंट ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से पार्ट 14A of हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। This part is entitled as tribunals and it consists of two articles, that is 323A dealing with the administrative tribunals and 233B dealing with the tribunals for other matters. तो ट्राइब्यूनल्स की बात किया जाए तो ये अगर हम लोग बोले कि कब ऐड हुआ, तो ये ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट से। ओके, जो कि 1976 में हुआ। इसकी वजह से पार्ट 14A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है और दो आर्टिकल ऐड हुए हैं। कौन से? 323A और 323B। अब जो ए है उससे हमें क्या पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। ऐसा नहीं है कि ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, बट ए याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि ए से एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए और ये बाकी अदर ट्राइब्यूनल्स के लिए है। ओके, आर्टिकल 323A enables the parliament to make adjudication of dispute relating to service matters from the civil court and high court and place it before the administrative tribunal. तो आर्टिकल 323A में क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू टेक द एजुकेशन ऑफ द डिस्प्यूट, मतलब जो भी सर्विस से रिलेटेड, ये सब आईएएस हो गए, ऑफिसर्स हो गए, जो भी सर्विस वाले पीपल हैं, उनके डिस्प्यूट को रिलेटेड उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम सिविल कोर्ट से लेके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास दे दो ताकि वो जल्दी रिजॉल्व हो सके। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट was set up in 1985 with the principal bench at Delhi and additional bench at different states. CAT was set up during the presidency of Rajiv Gandhi. The CAT exercised its original jurisdiction in relation to recruitment of all service matters of public servants covered by it. Its education extends to all India service, central service, civil post under the center and civilian employees of the defense service. तो इन सब के लिए जो भी इनके सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे उसको कौन सॉल्व करता है? कैट डिसॉल्व करता है उसको। ओके, रिजॉल्व करता है। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी वैसे सेटअप हुआ है। मतलब अगर हम लोग 323A की बात करें तो उसमें दो टाइप का आ जाएगा, एक हो जाएगा कैट जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, एक हो जाएगा सैट जो कि है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो कि स्टेट का है, एक्ट ऑफ 1985 empowers the center to establish state tribunals to specify the request of the concerned state government, जिससे जिससे गवर्नमेंट उसको बोले कि वैसे वैसे जिन जिन को जरूरत लगेगी वो सैट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 323B of the Parliament B. The Parliament and the state legislature are authorized to provide for the establishment of tribunals for the education of dispute relating to the matter. कौन कौन से इश्यूज के लिए हम लोग ट्राइब्यूनल्स और ऐड कर सकते हैं? वो है फॉर टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इंडस्ट्रियल और लेबर लॉस, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ फूड स्टफ। इन सब के रिलेटेड भी हम लोग ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि ट्राइब्यूनल्स में क्या क्या है, तो क्या देखेंगे हम लोग कि हमने देखा कि 42nd अमेंडमेंट से ट्राइब्यूनल्स ऐड हुए थे, राइट। 47th अमेंडमेंट 1976 से ट्राइब्यूनल ऐड हुए थे, जिसकी वजह से पार्ट 14A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ और दो आर्टिकल हुए थे 323A 323B। अब जो 320A है, A स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे हमने याद रखा है इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स किसके लिए होंगे? जो सिविल सर्वेंट्स हो गए वो। अब इसमें दो टाइप के बन सकते हैं, या तो सेंटर पे बन सकते हैं या फिर स्टेट पे बन सकते हैं।
और इसमें इंडियन सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विस, डिफेंस सर्विस, ये सारे जो भी ऑफिसर्स हैं इनकी सर्विस से रिलेटेड सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 323 बी। अब ये 323 बी क्या बताता है हमें कि बाकी किस किस चीज़ों के लिए हम लोग ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बाकी किस किस के लिए ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो टैक्सेशन के लिए हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए हो सकता है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉस के लिए हो सकता है, लैंड रिफॉर्म के लिए हो सकता है, सीलिंग अर्बन प्रॉपर्टीज के लिए हो सकता है, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ फूड स्टफ। ये हम कुछ 7 चीजें जहाँ पे हम लोग वापस ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकते हैं। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ट्राइब्यूनल यूनिट ऑल्सो। अब बच्चा है बस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में एंड लोक अदालत। ओके, so let's finish this also. So सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं कि हमने देखा था कि एक तो हमने देखा था कि सेंटर पे होगा या फिर यूनियन पे बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद स्टेट में हमने देखा था क्या था, हाई कोर्ट। अब उसके नीचे वाली लेवल उसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। और अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो 2 टाइप में डिवाइडेड होती है, एक होती है सिविल और एक होती है क्रिमिनल। इस तरह से हमारा जो पूरी जुडिशरी का सिस्टम है वो डिवाइडेड होता है। अब इनके नीचे भी लेयर्स होती है, वो अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पढ़ेंगे। So Article 233 to 237 of Part 6 of the Constitution make provision for to regulate the organization of a subordinate court and to ensure the independence from executive. So Articles 233 to 237 of the Part 6 of the Constitution किसके बारे में बात करते हैं, subordinate courts के बारे में बात करते हैं। The appointment, posting, promotion of the district judge आर मेड बाय द गवर्नर। सो गवर्नर जो भी डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, वो सब किसके अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट सॉरी गवर्नर के अंदर आता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। अब उसके साथ साथ हमने पढ़ा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides for free legal aid for the poor and weaker section of the society to ensure justice for all। कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डीपीएसपी में कि हमारे पास 39A है डीपीएसपी, जो कि अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। कौन से एक्ट में, तो 44th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी शायद, कि हम लोग पुअर को जस्टिस दिलाएंगे। और इसके थ्रू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आर्टिकल 14 and 22(1) of the constitution also make it obligatory for the state to ensure equality before law and legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In year 1987, the Legal Service Authority Act was enacted और इसके थ्रू हमने नालसा का क्रिएशन किया। ओके, अब नेक्स्ट जो बचा है बस हमारे पास सिविल लोक अदालत बचा है। तो लोक अदालत, the लोक अदालत means the people's court. This system is based on the guardian principle. It is one of the component of ADR. ADR क्या होता है, Alternative Dispute Resolution System. As the Indian courts are overburdened with the backlog of cases, बहुत सारे cases होते हैं, इसकी वजह से हमने लोक अदालत के प्रोविजन ऐड किया जिसके थ्रू स्मॉलर लेवल पे, विलेज लेवल पे लोक अदालत प्रेजेंट होगी जो अपने आप में डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेगी। जो बहुत छोटे छोटे मामले होते हैं जिसके में बहुत ज्यादा पैसों की बात नहीं हो या फिर क्राइम बहुत बड़ा ना हो, उसे छोटे लोक अदालत रिजॉल्व कर लेती है। ओके, द फर्स्ट लोक अदालत कहाँ पे बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, गुजरात में। एंड लोक अदालत हैज बीन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर पूछ लोक अदालत किसके अंदर आती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर आती है। देयर इज नो कोर्ट फी एंड द कोर्ट फी इज ऑलरेडी पेड। द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट सेटल्ड बाय लोक अदालत। तो मतलब लोक अदालत में कोई भी फी नहीं होती है। द अवार्ड by the Lok Adalat is binding on the party and it has the status of decree to the civil court and it is non appealable। मतलब ये कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोक अदालत हमने किस लिए एस्टेब्लिश किया, ताकि जो जुडिशरी पे बर्डन है उसको कम किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि अगर सपोज किसी ने लोक अदालत से वर्डिक्ट दे दिया, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो जा रहा है अब हाई कोर्ट में जस्ट की देखने की क्या पता और अच्छा मतलब सॉल्यूशन मिल जाए, क्या पता मैं एक केस आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें अपील नहीं हो सकती ऑन द मैटर ऑफ सिविल। उसके जैसे सिविल कोर्ट का जितना पावर है उतना ही उसके पास भी पावर है। परमानेंट लोक अदालत स्टैट्यूटरी। द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 was amended in 2002 to provide for the establishment of permanent lok adalat to deal with the cases pertaining to the public utility service. The permanent lok adalat shall consist of a chairman
who is or been has been the district judge or the additional district judge or has the judicial office rank. ओके, और यही सब है। द पेक्यूलियर जुरिसडिक्शन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत शैल बी अप टू 10 लाख रुपीस तक ये लोग केसेस कर सकते हैं, मतलब कि उतने तक के अमाउंट के केसेस ये रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर फैमिली कोर्ट्स की बात आ जाएगी, फिर स्पेशलाइज्ड कोर्ट एक्सक्लूसिव फैमिली मैटर्स के रिलेटेड होते हैं। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश होते हैं, जो फैमिली कोर्ट होते हैं, जो कि हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के अंडर होते हैं। ऑब्लिगेटरी टू सेट अप अ कोर्ट इन हर 1 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर एक फैमिली कोर्ट होना ही चाहिए। ओके, एंड सिमिलरली ग्राम न्यायालय भी होते हैं जो कि स्टैब्लिश होते हैं, सो दैट कि जो भी विलेज लेवल पे जो भी डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व करने के लिए। Okay, with this we have completed the whole judiciary part. Hopefully you all like this video. If you like it, please like, share, subscribe. Thank